वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम सीआईबी का जो फर्स्ट पेपर है एबीएम उसका यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या दे रखा है ना, हमें जैसे जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं अपने इकोनॉमी के लिए, जो अपडेशन हुए हैं, जो पहले से रूल एग्जिस्टिंग थे उनमें अपडेशन हुआ या फिर कोई नए रूल आए उनमें जो हुआ, उस चीज़ से रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन से नए रूल्स आए या कुछ भी क्या रहा, या फिर आपका जो पेमेंट क्राइसिस थी उसके लिए आपके जो नए एनएफ्ट आर्टिस्ट टाइप के रूल्स आए, या क्या क्या नया पेमेंट सिस्टम शुरू किया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो डिफरेंट आपके रिफॉर्म्स किए गए ना, उसके बारे में थोड़ा सा जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन वगैरह सब दे रखा है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट कब से हुआ? आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो 1991 से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब इसमें क्या हुआ ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज दे रखी थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी के कुछ अलग अलग सेक्टर्स जो है ना, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है, पॉजिटिव परफॉर्मेंस हुई इंडियन इकोनॉमी में, उसके बाद से बूम आया जब हमने ये रिफॉर्म्स किए। उससे पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हो रही थी, डाउन जा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तभी हमें इन रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत लगी। ठीक, अब क्या था, रिफॉर्म्स लाए कैसे गए? अब देखिए, जैसे क्या हुआ, इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल वो थे, इवेंट्स थे, या फिर फिजिकल क्राइसिस कहीं पे हुई, पेमेंट क्राइसिस कुछ आई, तो इन सब इश्यूज़ की वजह से ना हमें ये नीड लगी कि हमें ना जो अपना एक रिफॉर्म्स है वो करने हैं। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पूरे नहीं हैं, या फिर वो वैलिड नहीं है कि जिनको हम यूज़ करें, इसलिए हमें अब किसी किसी को एबॉलिश करना पड़ा, कुछ नए रूल्स लाने पड़े, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक, अब जैसे हमारा जो पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल सेक्टर। ठीक है, अब रियल सेक्टर में क्या हुआ, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था अर्ली स्टेजेस में, जब ये नया नया आया एकदम कॉन्सेप्ट, तो अर्ली स्टेजेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे आपका बहुत ज़्यादा मतलब इस पर फोकस रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। कैसे हुए? जैसे इन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया, ओवरहॉलिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का करा गया, प्राइवेट सेक्टर का एनहेंस्ड किया गया रोल, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और एबॉलिशन किया गया एमआरटीपी एक्ट का। ठीक है, अब एमआरटीपी एक्ट क्या होता है? एमआरटीपी एक्ट की फुल फॉर्म है मोनोपॉलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इससे ज़्यादा एमआरटीपी एक्ट वगैरह के बारे में आपको पेपर में नहीं पूछेगा, तो उसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, जो आईटी और आईटीएस सेक्टर में बूम आया, उसकी वजह से आपका जो बीपीओ और केपीओ था, ये बीपीओ केपीओ सर्विसेज थी ना वर्ल्ड में, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। इंडियन इंडियन उसके जो सेक्टर है ये सर्विस से रिलेटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा बूम आया आपके रिफॉर्म्स के बाद। अब इसमें ना एपीएमसी एक एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एंड कमेटी एक्ट, ये आप जो है ना फुल फॉर्म्स वगैरह सारी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है एपीएमसी एक्ट का? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एपीएमसी एक्ट का, वो था कि इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसी जगह मार्केट गवर्नमेंट, मतलब क्या हुआ ना, जैसे वैसे तो वो कहीं भी बेच सकता है, लेकिन अगर उसको वहाँ से उतना ज़्यादा प्राइस से मिल रहा है तो मार्केट ने, गवर्नमेंट ने जो मार्केट्स बनाए हैं जो उन पे जाके अपना बेच सकता है। ठीक है, अब इस एरिया में क्या हुआ, अभी अभी भी फार्मर्स जो है ना वो अमेंड कर रहे हैं, बाईपास चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेक्शन भी चल रहा है, तो इन सब की वजह से जो भी हो रहा है ना, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रेगुलेटेड मार्केट करने के लिए, सब है वो फार्मर्स से परमिशन लेके उनको करा जा रहा है। अभी भी अपडेशन चल रहा है, रिफॉर्म्स आ रहे हैं इस एक्ट में। ठीक है, एक हमारा एक और एक्ट होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कब का है? 1955 का। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब देखिए, अब जो मिल्क पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध वगैरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या हॉरिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा अब डिमांड्स आ रही है ना कि ये प्राइमरी सेक्टर का 3/4 जो है ना आउटपुट का वो कवर करता है अपने उसमें। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्या टॉपिक दे रखा है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो रिटेल सेक्टर में पढ़ रहे थे, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो कहाँ के लिए? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ ना, इसमें 3 रिकमेंडेशंस आई रिफॉर्म्स करने के लिए। एक तो नरसिम्हन कमेटी ने दिया था रिफॉर्म्स के लिए 1992 में, सेकंड भी नरसिम्हन कमेटी का ही आया बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करके 1998 में, और जो हमारा थर्ड रिफॉर्म आया ना इसमें, वो आया एसएच खान रिपोर्ट 1998 ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर हार्मोनाइज द रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये इतना मेन नहीं है, तो इतना बस देख लिया। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या हुआ ना, लिबरलाइजेशन आया मनी मार्केट में, और इसको करने के लिए, लिबरलाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए क्या हुआ ना कि जो इंटरेस्ट रेट थे उनको डीरेगुलेट किया गया, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि मनी मार्केट में लोग और पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है,
अब आपके बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें जैसे आपका फ़ोन पे यूपीआई वगैरह सब ले लेता है, पहले नहीं लेता था, तो वही चीज़ बात हो रही। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या हुआ कि जैसे कोई दो पार्टीज़ हैं, अब एक कोई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कर रहा है, दूसरे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कर रहा है, तो उनको कंबाइन करके एक में करना और फिर उसके बाद उसको स्वैप करके पेमेंट करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, वन कंपनी के पास क्या है, लिबॉर है, ठीक है, लिबॉर में है, जबकि दूसरी कंपनी ने जो होल्ड कर रखा है ना, वो क्या होल्ड कर रखे हैं, बॉन्ड। तो और अब वो क्या कह रहे हैं, वो फिक्स्ड पेमेंट देगा, एक पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट पहले ही पता होता है, उसके हिसाब से फिक्स्ड वो अपना 5% कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो दे रखा है वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है ना, ये एक टाइप से एग्रीमेंट एक होता है जिसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर। और बायर जो होता है ना, आपको पता है कि बोरोइंग कर रहा है, और जो अदर है वो लेंडिंग कर रहा है आपको, ठीक है। उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में आपका लेंडिंग हो रही है, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है ना, ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड होते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इनको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, जिसमें जो फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है उस इनको टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो मिल जाता है। अब देखिए यह टाइम पीरियड कितना है, लेस देन मोर देन 270 होता है। बहुत रेयर होता है कि अगर जो सीपी कमर्शियल पेपर्स का टाइम है वो मोर देन 270 जाए, उससे हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहा है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या हुआ, जो आपके बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ये इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए लोगों के लिए। टाइम डिपॉजिट होता है टाइम पीरियड के लिए, और इसमें जो कम से कम 15 डेज का होता है, और मैक्सिमम आप 1 ईयर तक का जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ठीक। अब सीपीओ को इशू कौन करता है, सीपीओ को जैसे कॉर्पोरेट यूज़ करते हैं, प्राइमरी डीलर यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट डीलर्स यूज़ करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर और ऑप्शन किसके एग्जाम्पल हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एग्जाम्पल हैं डेरिवेटिव्स के, ठीक। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स इसमें क्या होता है ना कि आपके पास आपने किसी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक दे रखा है यहाँ पे कि बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं, या कहीं पे शेयर्स खरीद रखा है, उस शेयर्स का जैसे ही प्राइस बढ़ता है, और मतलब आपका एसेट्स है जिसको आपने छोड़ दिया है, जब उस पर कुछ समय बाद कुछ प्रॉफिट होता है तो बैंक वो प्रॉफिट आपको दे देती है, जितना प्रॉफिट, 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो उसका निकाल के अलग से आपको दे देगी, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं ये, मतलब पड़े हुए हैं, इनको कोई ध्यान नहीं देने वाला, ठीक। अब क्या हुआ, डेरिवेटिव्स जो है ना वो दो टाइप से होते हैं, ठीक। अब इसमें कौन से होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको आप एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर सकते हो। आपने खरीद लिए हैं, अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे बेचना है, इसकी ज़रूरत नहीं, तो आपने उसको बेच दिया। तो एक्सचेंज ट्रेडेड के ऑप्शंस जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या हो गया कि ये जो है ना, ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कौन सा है, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर देखिए मैंने ऊपर पढ़ा था ना, एक्सचेंज ट्रेडर का एग्जाम्पल फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है, इसमें बायर और सेलर जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से अपना एसेट्स जैसे बना देता है, एक प्री डिपेंड बाय और सेल रखता है, मतलब इतने टाइम बाद हम खरीदेंगे, इतने रुपए पे खरीदेंगे, तो ये फ्यूचर है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा क्या दे रखा है, एक चीज़ ये देखिएगा, ये बेसिक किसे बोलते हैं, बेसिस किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो बेसिस में क्या होता है, जो स्पॉट मार्केट प्राइस होते हैं आपके, ठीक है, और फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस होता है उसका डिफरेंस जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ऑप्शन। इसमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइडेड होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट को आप लेके उसको बेच या खरीद जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने पहले ही इसमें देखिए ऑप्शन में एक चीज़ होती है कि आपने प्राइस पहले डिसाइड करके रखे होते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, हम इतने में यूज़ करेंगे, ठीक। और इसमें ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, पुट एंड कट, पुट एंड कॉल। कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन में बायर ने आपको दे दिया, आपने उनको दे दिया, आप मांग रहे हो, भूल गए हो, आपने जिससे खरीदना है, बाय कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया ना, ये एक ऑप्शन देता है, ओनर्स जो होते हैं या जो बायर होते हैं उनको एक ऑप्शन देता है कि अगर वो चाहें तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस जो डिसाइडेड होता है उस पर जाके बेच सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या दिया है, और उस प्राइस को क्या बोलते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, ठीक। अब कॉल ऑप्शन में क्या होता है, इसमें डिमांड होती है, सेल डिमांड कर सकता है वो सेल ऑफ एसेट्स को देखने के लिए, और
ठीक है, अब पुट ऑप्शन देखते हैं। पुट ऑप्शन क्या है, इसमें पुट देखिए, उसमें जो कॉल ऑप्शन था उसमें खरीद रहे हैं, ठीक है। पुट ऑप्शन में आप बेच रहे हो कि हाँ ठीक है, हमने इतना पर्टिकुलर अमाउंट पे अगर इतना महीने में हिस्सा हुआ तो आप हमें इतना दे दो, हम जितना लिख के दे रहे हैं आप हमें उतना हो जाएगा, ठीक। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप खरीदते बेचते हो, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या दे रखा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हुआ ना, जो नए रिफॉर्म्स है उसकी वजह से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और बहुत लोग आसानी से अपना जो पैसा वगैरह है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में क्या हुआ है ना, ये प्राइमरी मार्केट है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है किसको, प्राइसिंग को, बुक बिलिंग को, सिस्टम को वगैरह वगैरह जो है ना सेबी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है, उनको प्राइमरी डीलर के थ्रू हमने पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या होता है, अगर अगर सेकेंडरी मार्केट है तो रिफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए जैसे क्या हुआ ना, जैसे देखिए कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म क्या आया था कि आपको जैसे ये दे रखा है, एक बारला सिस्टम दे रखा था जिसको रिप्लेस किसने किया, 14 स्टेट सेटलमेंट साइकिल जो है ना उसने रिप्लेस किया। अब हमारा क्रेडिट मार्केट में क्या होता है ना कि आपको किसी आपके पास ऑप्शंस है कि किसको कितनी फ्लैक्सिबिलिटी में देना है, कितना क्या रखना है, मार्केट में कितना रहता है पैसे का, ये कितना मतलब क्रेडिट वैल्यूज उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह चेक होकर हम उसको क्रेडिट देते हैं ना, चाहे लोन में दें चाहे क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी दें, तो वो क्रेडिट मार्केट का आता है। पेमेंट सिस्टम्स क्या है, नए नए पेमेंट सिस्टम्स में रिफॉर्म हुआ तो हमारे नए पेमेंट सिस्टम्स आए, स्पीड क्लियरिंग आया, नॉर्मल क्लियरिंग आया, IMPS आया, RTGS आया, तो ये सब है ना पेमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस्ड किया गया रिफॉर्म के थ्रू। इनमें कुछ जो नहीं थे उनको ऐड किया गया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उनको इम्प्रूव करके अपडेट करके करा गया, ठीक। अब देखिए आगे जो है टॉपिक्स हैं इसी बुक के, वो मैं आपको पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। इसी यूनिट का जो मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी वो आप उसको मैं उसमें प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।